सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो कि क्लोरोफॉर्म जो है वो क्या है, फटाफट से बताना। क्लोरोफॉर्म आपको पता है CHCl3 होता है, ठीक है ना, CHCl3। तो ये पूछा जा रहा है कि ये प्राइमरी हैलाइड है, टर्शियरी है, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स है या फिर टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव है, ये चीज़ आपको बताना है फटाफट से। तो इसका सही जवाब क्या होगा ये चीज़ आप बताओ जल्दी से साथी हो, ये आप इधर आ जाओ भाई साहब। क्या होगा? वेरी गुड, एक्सीलेंट, CHCl3 ट्राई हेलोजन हो जाएगा ना, ट्राई हेलोजन, बिकॉज इसमें CHCl3 में देखिए हेलोजन कितना है, 3 है, 3 हेलोजन ग्रुप है, तो ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स कहेंगे, यानी कि क्लोरोफॉर्म एक ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड है। सो फाइनली ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे आप फटाफट से सारे कोई। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एथिल ब्रोमाइड को अल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ हम बॉयल करते हैं तो क्या बनता है। एथिल ब्रोमाइड जब बॉयल किया जाता है अल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ तो कौन सा कंपाउंड बनता है, ये चीज़ हमें बताना है। एथिल ब्रोमाइड का मतलब क्या हो जाता है, C2H5Br, यानी कि CH3CH2Br, है ना। और प्लस में आपको KOH से रिएक्शन करवाना है भैया। तो रिएक्शन जब कराओगे तो K भैया Br को लेके भाग जाते हैं, तो KBr तारों के शहर में चले गए, और OH यहाँ से हाइड्रोजन को पकड़ के H2 बन के ये भी निकल जाता है, तो यहाँ पे बचता है CH2 और ये डबल बॉन्डेड हो जाता है CH2। मतलब सिंपली हम ये चीज़ आपको बताया है, बीटा विलोपन एलिमिनेशन। इस टाइप के रिएक्शन हम ऑन द बोर्ड आकर के भी करवाए थे आपको। बीटा विलोपन रिएक्शन कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया, मतलब क्या, एथिलीन बोलते हैं इसको। ऑप्शन बी राइट होगा इसका, ऑप्शन बी राइट होगा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी भैया। 2 का राइट ऑप्शन बी, वेरी गुड। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, एलील हैलाइड कौन है, ये चीज हमें बताना है कि एलील हैलाइड क्या, और आपको पता है कि एलील हैलाइड होते क्या है भैया। तो एलील हैलाइड होते सिंपल सा, कंपाउंड में स्ट्रक्चर देखना है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला जो कार्बन होता है इसका प्रसंकरण sp3 होना चाहिए, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होना चाहिए, sp3। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो और जस्ट इसके बगल वाला जो कार्बन होता है जिसमें हैलोजन जोड़ा होता है, हैलोजन कोई भी हो, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। अगर वो ऐसा होगा तो हम एलील हैलाइड कहेंगे, सिंपल सा मीनिंग है। आप पहला ऑप्शन से देखना शुरू करो, इसमें देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड है, लेकिन ये जो Cl जुड़ा हुआ है इससे, तो क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा, नो। सेकंड वाला में भी नहीं होगा, लेकिन थर्ड वाला में होगा। सी कंपाउंड में हम देख रहे हैं क्योंकि CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH, Cl है और यहाँ पे CH3 है, यानी कि इस कार्बन का आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देख लीजिए, sp3 होगा, फाइनली होगा तो होगा, ठीक है ना। तो जिसका भैया होगा हाइब्रिडाइजेशन sp3, जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ हो, कार्बन 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 जो डबल बॉन्डेड होते हैं, जस्ट उसके बाद वाला कार्बन से हैलोजन एटम अटैच्ड होना चाहिए। सो फाइनली यहाँ पे तीसरा का सी करेक्ट हो जाएगा, आप एक बार फिर से इसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर क्या बनता है। मतलब जब हम एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंट में, तो क्या होता है, कौन सा कंपाउंड बनता है। तो एथिल ब्रोमाइड का मतलब क्या होता है, C2H5Br। और बताया ना, जब इस वुड्स रिएक्शन है, जब इस टाइप का रिएक्शन हो तो 2 सोडियम आएंगे और दोनों Br को लेकर के निकल जाते हैं तारों के शहर में, ड्राई ईथर, तारों के शहर में निकल जाते हैं, 2NaBr यहाँ से भैया गायब हो जाता है, और ये बच जाता है टोटली C2 मिलकर के C4H5 मिलकर के 10, यानी कि ब्यूटेन बन गया ना, क्या बन गया, ब्यूटेन। सो फाइनली यहाँ पे क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज बी। क्या होगा भैया, बी होगा। फटाफट से आप सब लाइव चैट में लगातार कमेंट करो, आज का सेशन रियली बहुत ही अमेजिंग इंपॉर्टेंट है। सो 4 का बी हो जाएगा, ब्यूटेन बनेगा। अब बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की कि DDT अगर बनाना हो, DDT बनाने में क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करता है। DDT को बनाने के लिए हम क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन किससे करवाते हैं, ये चीज़ हमें बताना है। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम किससे करवाएंगे कि हमारा DDT बनेगा। और DDT का मतलब क्या होता है, डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरोएथेन। DDT का पूरा नाम होता है भैया, लिख सकते हैं आप लोग, डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरोएथेन, ठीक है ना। तो आपको पता है क्लोरल के साथ हम अगर रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोबेंजीन को, तब जाकर के बनता है भैया DDT, क्लोरल कंपाउंड। क्लोरल का फॉर्मूला हो जाता है O डबल बॉन्ड CH CCl3,
ये क्लोरल है आपका। जब हम इसका अभिक्रिया करवा देते हैं Cb से, Cb मतलब क्लोरोबेंजीन से, तब जाकर के बनता है DDT। क्या बनता है? DDT, यानी कि डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरोएथेन। तो याद रखना ये क्वेश्चन कि DDT अगर हमें बनाना होगा तो हम क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन किससे करवाते हैं? क्लोरल के साथ। तो क्लोरोबेंजीन एंड क्लोरल, याद रखना है क्लोरोबेंजीन विथ क्लोरल, तब जाके बनेगा DDT, यानी 5 का राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6 नंबर क्वेश्चन। फ्रियोन का सूत्र क्या होता है? फ्रियोन जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, यानी कि CFC कहते हैं, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं साथियों। तो इसका फाइनली हमसे पूछा गया फार्मूला, और ये होता है, आपको पता है, CCl2F2 होता है, CCl2F2, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है, CCl2F2, दिस इज द फार्मूला ऑफ फ्रियोन्स, दिस इज ऑल्सो नोन एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है। सो फाइनली यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है ना। लगातार प्रैक्टिस सब कोई करते रहना, सब कोई, ठीक है ना। प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन के बाद पहला यौगिक क्या मिलता है? देखिए, प्राइमरी एल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन करवा लेते हो तो आपको सबसे पहले जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या बनेगा, ये चीज़ पूछा जा रहा है। द फर्स्ट एलिमेंट ऑब्टेन्ड आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल, यानी कि जब भी हम प्राइमरी एल्कोहल का वो करवाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलता है? एल्डिहाइड। जब हम प्राइमरी एल्कोहल RCH2OH ले लेते हैं और हम अगर इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं, क्या करवाते हैं? ऑक्सीडेशन, तो हमें RCHO कंपाउंड मिलता है, RCHO मिलता है, ठीक है ना। और यहाँ से फाइनली H2O बन जाता है साइड। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट जो कंपाउंड हमें मिलता है वो एल्डिहाइड कंपाउंड होता है। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन होगा। 7 का राइट ऑप्शन डी। लगातार लास्ट तक रहना साथियों, बहुत ही झकास अमेजिंग क्वेश्चन आएगा। एल्कोहल में क्रियाशील मूलक कौन सा होता है? फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल इज, बताइए, बताओ फटाफट से। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन। मुझे 9 लाख मंगा दे रे ओ सैया दीवाने। OH, वेरी गुड, लगा दिया बच्चों ने ठुमका। ऑप्शन ए का, ए फॉर इलाहाबाद, राइट ऑप्शन। एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो भैया सिंगल बॉन्ड OH होता है, यानी कि ROH जो कंपाउंड होता है, ROH, R इज अल्काइल समूह जो होता है, अल्काइल ग्रुप बोलते हैं हम इसको, और उसके साथ OH रहता है। सो फाइनली यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल क्या है, हमें ये चीज बताना है। क्या बताना है? ग्लिसरॉल के बारे में। तो ग्लिसरॉल ऑप्शन देख रहे हो, 1 हाइड्रिक, फिर द्विहाइड्रिक, त्रिहाइड्रिक, कुछ ऐसे करके दिया गया है, यही ना। और आपको पता होना चाहिए ग्लिसरॉल का फार्मूला, आपको अगर पता होगा तो CH2OH, फिर यहाँ से CHOH, फिर ये CH2OH, ये हमारा ग्लिसरॉल होता है। आपको पता है OH ग्रुप कितना है इसमें? 3, यानी कि ट्राईहाइड्रिक हो जाएगा। सिंपल सा ऑप्शन सी राइट होगा ना। ग्लिसरॉल आप देख लो फार्मूला, यहाँ पे मैंने स्क्रीन पर ऑलरेडी अभी लिखा। साथियों PDF मिल जाएगा, घबराए नहीं आप लोग। PDF के लिए बड़ी मतलब ये करना होता है, तो PDF तो आपको मिल ही जाएगा। तो फाइनली याद रहे कि ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रिक होता है। 9 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि डाई एथिल ईथर एवं मेथिल प्रोपिल ईथर क्या होते हैं? देखिए, आइसोमेरिज्म की बात आ गई। आप ऑप्शन में देख रहे हो आइसोमेरिज्म मतलब किस तरह के आइसोमेरिज्म है ये चीज़ हमें बताना है। आइसोमर्स लिखना चाहिए था, आइसोमर्स होगा, यहाँ पे कर लेना आइसोमर्स। तो चूंकि डाई एथिल ईथर और एक मेथिल प्रोपिल ईथर, तो देखिए ये तो सेम है, क्रियाशील समावयवी नहीं होगा, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप तो दोनों में सेम है। ईथर इसमें भी है, ईथर इसमें भी है, तो कैसे होगा? नहीं ना। हाँ, मेटामेरिज्म बोलता है कि अल्किल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। डाई एथिल है, इसमें एथिल है, इसमें क्या है? मेथिल प्रोपिल है, यानी कि डिफरेंट है। मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम होगा, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो इसमें मेटामेरिज्म कहेंगे। मेटामेरिज्म क्यों कह रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है। तो फाइनली यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी। बाकी A, C, D पे तो बिल्कुल विचार नहीं करने को। बी फॉर बॉम्बे सही होगा, मेटामेरिज्म। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? फिनॉल को जस्ता के साथ अगर आप उबालते हो, बॉयल करते हो, हीट करते हो तो क्या बनेगा? फिनॉल आपको पता है C6H5OH। और अगर आप इसे Zn के साथ हीट करते हो, गर्म करते हो, तो गर्म करोगे तो ये Zn भैया ऑक्सीजन को पकड़ के तारों के शहर में लेके चला जाता है घुमाने। तारों के शहर में सब चले जाएंगे तो हम जैसे इंसान यहाँ पे धरती पे रहेंगे, हम लोग क्या करेंगे? अकेला इंसान जिसका कोई नहीं, बाकी सब तो तारों के शहर में ही निकल पड़े ना।
तो ये कहता है C6H5 हाइड्रोजन को पकड़ के कहता है कि चलो भैया हम जैसे इंसान हम लोग यहीं पर रहते हैं, चलो क्या करोगे, तो ये C6H6 बन जाता है और ZnO निकल गया फाइनली, जिंक ऑक्साइड। ये तारों के शहर में चला गया और ये धरती के शहर पर रह गया, यानी कि बेंजीन मिला हमें। क्या मिला? बेंजीन। 11 का सही जवाब सी होगा। अच्छा ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने दे। क्या बात है। 12 नंबर देखिए, अपना एक होता है ना, क्या बोलते हैं, जिसके मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, तो पता नहीं हम क्यों इतना ये, चलो ठीक ही है। ईथर का केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु क्या होता है, मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन बताना है। द सेंट्रल ऑक्सीजन एटम ऑफ एन ईथर इज sp, sp2, sp3, sp3d2, ROR होता है ना। ईथर का मतलब ROR या ROR- भी हो सकता है, कोई बात नहीं। यहाँ पे भैया आर पे लोन पेयर भी होता है ना, आर पे तो क्या होता है, लोन पेयर भी होता है, ध्यान रखना है। लोन पेयर होते हैं या नहीं होते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे, एक सिंगल यानी कि 2 सिंगल अब प्लस में 2 लोन पेयर, तो 2 टोटल कितने हो गए भैया, 4 बोले तो 1 S और P 3 हो जाता है, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 12 का सी हो जाएगा, सही बात है ना। 12 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा sp3। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो 2 सिंगल बॉन्ड है यानी कि 2 सिग्मा बॉन्ड है, प्लस में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। तो 2 2 4 यानी कि sp3 फाइनली सी हो जाएगा। अगला बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे, कि आपको अगर एथिल एल्कोहल में और मेथिल एल्कोहल में डिफरेंट करना होगा, अगर आपको क्या बोलते हैं डिस्टिंग्विश करना होगा, तो आप कैसे करोगे एथिल एल्कोहल में और फिर मेथिल एल्कोहल में। एथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल में अगर आपको ये परीक्षण करना होगा, विभेद करना होगा, तो कैसे करोगे। चलिए, तो हम अब बता रहे हैं आपको कि हम क्लोरोफॉर्म टेस्ट के द्वारा कर सकते हैं, सॉरी आयोडोफॉर्म टेस्ट द्वारा, बिकॉज आयोडोफॉर्म टेस्ट से हम ये पता, एथिल एल्कोहल में हम आयोडीन और कास्टिक सोडा डाल देते हैं तो उसका जो पीला रंग का क्रिस्टल बन जाता है, जबकि मेथिल एल्कोहल के साथ ऐसा नहीं होता है, ये एथिल एल्कोहल के साथ ही होता है आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आयोडोफॉर्म परीक्षण द्वारा, आयोडोफॉर्म टेस्ट के द्वारा हम एथेनॉल और मेथेनॉल में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इजीली। क्या करना है कि एथेनॉल में हम डाल देते हैं आयोडीन प्लस में कास्टिक सोडा। कुछ ही देर के बाद ऐसा होता है कि विलयन ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद वो आयोडीन जो होता है ना, सॉरी आयोडोफॉर्म जो बनता है CHI3, उसका पीला रंग का क्रिस्टल बन जाता है। तो पता चल जाता है कि वो ये तो एथेनॉल है भैया, मेथेनॉल के साथ ऐसा होता ही नहीं है, तो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। 13 का डी होगा, पढ़े भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख रहे हो क्या, क्वेश्चन नंबर 14 जो कि बड़ा ही झक्कास है, बस 2 ही ऑप्शन है। या मेथिल प्रोपिल ईथर क्या है, सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिकल ईथर, सममित है या असममित, सिंपल सा चीज है। एक तरफ मेथिल है, एक तरफ प्रोपिल है, क्या बनता है CH3OC3H7 फार्मूला। देखो तो दोनों अल्काइल ग्रुप जो है वो डिफरेंट है या सेम है, डिफरेंट है। ये मेथिल है, ये प्रोपिल है, दोनों डिफरेंट है, तो असममित। सममित का मतलब समान एल्किल समूह होना चाहिए, बट यहाँ पे समान तो है नहीं, तो ये डिफरेंट है, असमान हो जाएगा, यानी कि बी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी असममित। 14 का राइट ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है वो CH3 MgBr के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट्स विद CH3 MgBr, क्या बनता है ये चीज हमें बताना है। सिंपल सा चीज है। देखो आप जानते हो RMgX यानी कि CH3 MgBr, ये हमारा होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इसका हमें अभिक्रिया HCHO से करवा देना है फॉर्मेल्डिहाइड से। तो फॉर्मेल्डिहाइड से करवाने के बाद फाइनली हम यहाँ पे लिखते हैं C और HOH और ऊपर R यानी कि CH3। तो क्या बन गया, CH3 बना CH2OH, CH3 CH2OH यानी कि C2H5OH। ए हो जाएगा ना राइट ऑप्शन। एक बार फिर से आप रिएक्शन देख लीजिएगा, कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। यानी कि जब भी फॉर्मेल्डिहाइड CH3 MgBr से अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, तो हमें एथेनॉल यानी कि C2H5OH मिलता है। 15 का राइट ए हो जाएगा। अगला बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है। जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन CnH2NO। आप किसी भी फार्मूला पे आप इसे सेट करते हो, कोई भी एल्डिहाइड का ले लो या फिर कीटोन का ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी कि जनरली यहाँ पे जनरल फार्मूला जो है 16 का जो क्वेश्चन पूछ रहा है एल्डिहाइड और कीटोन का, वो बी होगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या बात है, कमाल कर देना है सब साथियों, लगातार लाइव चैट में रहना है आज, ठीक है ना। आप सब आंसर देते चलो, ठीक है।
जो प्रैक्टिस करेगा ना वही कुछ पाएगा, इसलिए आप लगातार प्रैक्टिस करो। यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है। अच्छा पता है एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट वाला टेस्ट दे देता है ना, देता है कि नहीं, फैलिंग वाला, फिर कीटोन वाला, ये सारी चीजें होती है। तो फैलिंग विलयन एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हो जाता है, बट कीटोन के साथ कुछ नहीं। तो फैलिंग विलयन के द्वारा हम एल्डिहाइड में और कीटोन में इजीली कर सकते हैं, क्या विभेद कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश आसानी से कर सकते हैं, बिकॉज एल्डिहाइड के साथ ये रिएक्शन होता है बट कीटोन के साथ छक्कास नो। तो 17 का क्या हो जाएगा, ए। बवाल क्वेश्चन है भैया, 17 का ए याद रखिएगा, फैलिंग विलयन वाला। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में किसके साथ कैनिजारो अभिक्रिया होती है। देखिए कैनिजारो रिएक्शन, एल्डिहाइड में HCHO होना चाहिए, HCHO क्या कहते हैं, HCHO जो कि फॉर्मेल्डिहाइड होता है, और यह फाइनली कैनिजारो रिएक्शन देता है। क्या देता है, कैनिजारो रिएक्शन, बिकॉज कैनिजारो रिएक्शन के लिए अल्फा हाइड्रोजन चाहिए और है इसके पास, ठीक है ना, अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से ही तो ये देता है ना। सो फाइनली यहाँ पे बी हो जाएगा 18 का करेक्ट, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि कैल्शियम एसीटेट को जब आप गर्म करोगे तो क्या मिलेगा। कैल्शियम एसीटेट का मतलब क्या हो जाता है, CH3 C डबल, ध्यान दो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर Ca, कुछ ऐसे करके यही स्ट्रक्चर यहाँ पे फिर यही ना बनता है ना। अब इसको आप गर्म करोगे तो CaCO3 निकल जाएगा, यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट तो निकल जाता है, CaCO3 निकल जाएगा, ये निकल गया, निकल जाएगा ना। तो क्या बचता है, CH3 COCH3, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये एसीटोन तो है, एसीटोन है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। शुष्क श्रवण हो जाता है, ड्राई डिस्टिलेशन। यहाँ पे 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। 20 नंबर सवाल, घबराएंगे नहीं, लास्ट तक रहिएगा। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जो जलीय विलयन होता है वो क्या कहलाता है, 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज कॉल्ड फॉर्मेलिन, याद रखना। फॉर्मेल्डिहाइड का अगर 40% हम विलयन बनाते हैं, जलीय विलयन, तो उसको हम कहते हैं फॉर्मेलिन, यानी कि ऑप्शन ए। अब बच्चे घबराना मत कि सर ऑप्शन हिंदी में है इंग्लिश में नहीं है, क्योंकि इसका इंग्लिश नेम भी वही होगा, इसलिए मैंने नहीं लिख पाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। कार्बोनिल समूह के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा रहा है, टाइम किल नहीं करना है, कम समय में अच्छा प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन करें साइंस संग्रह यूट्यूब चैनल, क्योंकि ये आपका है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल, देखिए कार्बोनिल का मतलब C डबल बॉन्ड O हो गया, और ये आपका इधर कुछ भी ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, अल्किल भी हो सकता है ना। तो इसमें हमें कार्बन का पूछा जा रहा है, तो कार्बन का प्रसंकरण क्या होगा ये चीज हमें बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक सिग्मा और इसमें होता है एक पाई और एक सिग्मा, और ये सिग्मा सिग्मा, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, सिग्मा बराबर 3। 3 का मतलब हो जाता है एक S और 2 P, sp2 यानी कि फाइनली 21 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, sp2। वेरी गुड, कमाल कर दिया स्टूडेंट ने। नाम के चक्कर में मत सोचना कि सर नाम क्यों नहीं ले रहे हो, टाइम 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 टाइम। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक क्या होगा, देखते हैं कितने बच्चे देते हैं सही जवाब। इतना इजी सवाल कि फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज, ठीक है ना, बताइए। देखिए अभी शादी का माहौल है घर में, थोड़ा सा ये चीज़ लेकर के आप लोग ये रहिएगा। क्लासेस जब भी होगी आपको नोटिफिकेशन डायरेक्ट टेलीग्राम पे मिलता रहेगा, जब भी होगा आपको ऑनलाइन बुला लिया जाएगा, तभी क्लासेस होगा, इसलिए घबराएं नहीं, धैर्य रखें और अपना सेल्फ स्टडी जरूर जारी रखें। COOH, वेरी गुड, 22 का C, कमाल हो गया, कमाल हो गया भैया, 22 का C, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड है, C डबल बॉन्ड O और फिर OH ग्रुप, एंड 22 का C हो जाएगा। 23 नंबर की अगर हम बात, वाह 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 वाह, 23 नंबर की बात करते हैं कि एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है। जब हम एथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा ये चीज बताना है। एथिल एल्कोहल का जब आप ऑक्सीकरण करवाओगे तो क्या मिलेगा, सिंपल सा चीज है। एथिल एल्कोहल मतलब CH3CH2OH, जब आप इसका ऑक्सीडेशन करवाते हो, ऑक्सीडेशन करवाने के बाद हमें मिलता है CH3COOH, RCOOH मिलता है, R के जगह पे हमारा एल्किल समूह CH3 है ना, तो ये CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना, एसिटिक एसिड मिलेगा, ऑप्शन बी राइट होगा, ऑप्शन बी। बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 24 की, घबराना बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन बहुत बोर्ड मॉडल है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन फैलिंग विलयन को रिड्यूस नहीं करता,
फैलिंग विलेन का मतलब एल्डिहाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एल्डिहाइड। फैलिंग विलेन का मतलब एल्डिहाइड, वही सिर्फ करेगा, बाकी के बाकी नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा। तो देखो फॉर्मिक अम्ल का मतलब क्या हो जाता है? एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यानी कि इसमें तो एल्डिहाइड वाला होता है ना, मैं आपको बताया ना फॉर्मिक अम्ल एल्डिहाइड जैसा बिहेव करता है, तो ये तो कर देगा। एसिटिक एसिड नहीं करेगा बिकॉज इसमें कोई एल्डिहाइड नहीं होता है, ये तो एल्डिहाइड है ही, ये भी एल्डिहाइड है। यानी कि ए सी और डी ये जो तीनों है ये अवकृत कर देंगे फैलिंग विलेन को, फैलिंग सॉल्यूशन को ये रिड्यूस कर देंगे। बट कौन नहीं करेगा ये पूछा जा रहा है, तो कौन नहीं करेगा? एसिटिक एसिड, बिकॉज एसिटिक एसिड का मतलब ये क्या है? ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है, ये एल्डिहाइड जैसा बिहेव नहीं करता है, और फैलिंग सॉल्यूशन वाला जो कंडीशन आता है वो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के साथ होता है। तो जो जो भैया एल्डिहाइड होगा उसको हम निकाल देंगे, बाकी का बाकी नहीं करेगा। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम एसीटेट को अगर आप सोडा लाइम के साथ गर्म करोगे तो क्या बनेगा? CH3COONA। अगर आप इसको NaOH के साथ गर्म करो विथ CaO, हमारा यही ना हो जाता है सोडा लाइम, तो क्या होगा? ये निकल जाते हैं तारों के शहर में और CH3 और H पड़ जाते हैं बेचारे, CH4 सिंगल सिंगल है, तो ये मेथेन बन जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और मैं आपको बताया भी हूं कि क्या होता है जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम एसीटेट हीटेड या फिर हीट विथ सोडा लाइम, क्या बनाएगा? मेथेन बनेगा, CH4। रिएक्शन आपके पास है, Na2CO3 निकल भी जाता है इसमें। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आ गई कमाल की क्वेश्चन। फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में अगर आपको विभेद करना हो, फॉर्मिक अम्ल यानी कि मेथेनोइक अम्ल HCOOH, और ये है आपका CH3COOH, इसमें हमें डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंट करना है, मतलब विभेद करता है, अंतर जांच लगाना है। तो हम क्या करेंगे? हम आपको बताए थे कि टॉलेंस वाला आप देख सकते हो कि ये जो होता है एल्डिहाइड जैसा बिहेव करता है, और ये बिल्कुल नहीं करता, ये करता है एल्डिहाइड जैसा बिहेव करने के चलते ये टॉलेंस रीजन टेस्ट दे देगा, जबकि ये नहीं दे पाता है। तो हम डिस्टिंग्विश आसानी से कर सकते हैं ना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल मतलब मेथेनोइक अम्ल, और मेथेनोइक अम्ल एल्डिहाइड जैसा बिहेव करता है। मैं आपको बताया था क्वेश्चन बैंक का जब सॉल्यूशन करवा रहा था तो उसमें क्वेश्चन आया था मेथेनोइक अम्ल और एथेनोइक अम्ल में क्या अंतर है, उस टाइम हम आपको बताए थे, ठीक है ना। तो 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा। घबराना नहीं है, अभी बहुत क्वेश्चन हम लोग करेंगे, पढ़ाई में तो बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं। फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल की अपेक्षा प्रबल अम्ल होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से स्ट्रॉन्ग होता है, ए हो जाएगा। 28 नंबर, प्राइमरी अमीन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? देखिए अमीन जो होता है वो अमोनिया से डेरिवेटिव्स होते हैं, अमोनिया डेरिवेटिव होता है, अमोनिया से बना होता है। और बात आई प्राइमरी की तो एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, यानी कि NH2, ये हमारा हो जाता है प्राइमरी अमीन, RNH2 कहते हैं। तो ये प्राइमरी अमीन है, यानी कि यहाँ पे है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्राइमरी अमीन की बात हो रही है, सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है ना। यानी कि 28 का राइट ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे। बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। एमीन में एन का प्रसंकरण क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन इन अमीन। अमीन में बताना है क्या होगा। देखिए अमीन का मतलब आपको पता यही ना है, NH2 सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे कोई कंपाउंड होगा, उससे क्या मतलब है, हमको तो नाइट्रोजन का चाहिए, यानी कि एन जो है वो 2 हाइड्रोजन से और यहाँ पे ऐड है, और एक ग्रुप कोई यहाँ पे कुछ भी रहेगा। तो टोटली, और ध्यान रखना है टोटल, और भी आपको ध्यान रखना है ये चीज़, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है भैया। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी एक रहता है, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा प्लस में एक लोन पेयर कितना हो जाएंगे? 4, और 4 का मतलब हो जाता है sp3, sp3 हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो आप, कमाल कर दो सब। प्लीज अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। 30 नंबर सवाल, एमीन किसके भी उत्पन्न होते हैं? एमीन जो होते हैं किससे बने होते हैं? मैं आपको बताया वो अमोनिया डेरिवेटिव्स होते हैं, अमोनिया से बना होता है, यानी NH3 से जन्म लेता है कौन? अमोनिया, क्या बोलते हैं, अमीन। अमीन जो होता है वो अमोनिया से बना होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराते हैं तो क्या बनता है? एथिल एमीन का मतलब हो जाता है CH3CH2NH2, और इसको हमें करा देना है रिएक्शन नाइट्रस एसिड HONO से। क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, ये चीज बताना है। चलो हम बताते हैं आपको।